हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, ना कि किसी के पास ज़्यादा ना किसी के पास कम। इन 24 घंटों का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं उसी से अक्सर तय होता है कि हम सफल होंगे कि असफल। लेकिन कई बार हम ये नहीं जान पाते कि हम अपने टाइम का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के सिद्धांतों को जानने की ज़रूरत है। आज जिस बुक के बारे में हम बताने चाहते हैं, उस बुक में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन को सार्थक, सुखी और सफल बना सकते हैं। चाहे आप नौकरी करने वाले कर्मचारी हो, या आप विद्यार्थी हो, या आप सेल्समैन हो, या आप एक बिजनेसमैन हो, ये सभी सिद्धांत आपकी उसमें मदद करेंगे। ये बुक है सुधीर दीक्षित द्वारा लिखित टाइम मैनेजमेंट। इस बुक में सर्वश्रेष्ठ 30 सिद्धांत दिए गए हैं, जिसे सुनकर फॉलो करके आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 1, अपने समय की लॉगबुक रखिए। दोस्तों, जिस तरह हम अपने पैसे का बजट बनाते हैं, उसी तरह आप अपने समय का भी बजट बनाएं। और बजट बनाने के लिए आपको ये हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च हो रहा है। यही नीति आपको अपने समय के मामले में अपनानी है। दोस्तों, इसके लिए आप एक डायरी लीजिए और उसमें एक सप्ताह तक का ये रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। समय की अपनी लॉगबुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक सप्ताह तक आपको अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखना होगा, और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है। इंसान मूलतः आलसी होता है, इसीलिए आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। इस अभ्यास से बचने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि लॉगबुक रखने की क्या आवश्यकता है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरा समय कहाँ कहाँ पर जा रहा है। दोस्तों, आप लॉगबुक को वो महत्वपूर्ण बुनियाद समझें जिसकी नींव पर आपके समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसलिए आप खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरे सिद्धांत को जानने से पहले अपने समय की लॉगबुक जरूर रखिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत क्या है? अध्याय 2, पेरेटो का 80-20 नियम। दोस्तों, पेरेटो का 80-20 नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पेरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देंगी, बशर्ते आप अपनी शीर्षस्थ 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं तो। यानी कि दोस्तों, हमें अपने 80% परिणाम हमारे 20% समय से ही मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी कि 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद हो जाता है। यदि हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करना चाहते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें उस 20% सार्थक समय का पता लगाना होगा। जहाँ तक संभव हो, हमें उस समय को बर्बाद होने से बचाना होगा। यही नहीं, हमें उस 80% समय का भी पता लगाना चाहिए जिसमें हम सिर्फ 20% परिणाम ही हासिल कर पाते हैं। ऐसा करने पर हम अपने सार्थक समय के अनुपात को बढ़ा सकते हैं और निरर्थक समय को कम कर सकते हैं। योजना को बनाते समय पेरेटो के 80-20 के नियम का पालन करने से आपकी सफलता में आशातीत वृद्धि होती है, क्योंकि इससे आप ये महत्वपूर्ण तथ्य को जान जाते हैं कि कौन सा समय आपकी सफलता में योगदान दे रहा है। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 2 सिद्धांत पेरेटो के 80-20 नियम को जानें और इसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। यदि आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको पेरेटो के 80-20 सिद्धांत को एक बार ज़रूर आजमा कर देखना चाहिए। इससे आप जान जाएंगे कि आप किस काम में कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमेशा ये याद रखिए कि वास्तविक संसार में ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आप कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण तो ये होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी से और चतुराई से मेहनत कर रहे हैं। उसके साथ ही ये पता लगाना सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है
कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना समय पहले आसान और छोटे छोटे कामों को करने में लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि पहले आसान और छोटे छोटे काम निपटा लेंगे और इसके बाद आराम से अपने महत्वपूर्ण या बड़े काम निपटा लेंगे। बहरहाल बाद में जाकर हमें इस बात का एहसास होता है कि अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचा है। यदि आप पेरेटो के 80-20 नियम का पालन करेंगे तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए आपको पेरेटो के सिद्धांत को एक बार ज़रूर आजमा कर देखना चाहिए। अध्याय 3, अपने प्राइम टाइम को काम करें। दोस्तों, टेलीविज़न पर प्राइम टाइम में यानी कि रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की विज्ञापन की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। विज्ञापन उतने ही समय का होता है लेकिन इसकी कीमत बढ़ जाती है। दोस्तों, इसकी कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ ये होता है कि वो विज्ञापन प्राइम टाइम पर प्रसारित होता है जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा शीर्षक द्वारा देखा जाता है। दोस्तों, टेलीविज़न के इस प्राइम टाइम के उदाहरण से हम ये सीखने को मिलता है कि हम सबके लिए दिन के 24 घंटे एक जैसे नहीं होते हैं। दिन के किसी खास समय में हम आपकी ऊर्जा और विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है और यही आपका प्राइम टाइम होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय उनके लिए प्राइम टाइम होता है और इस टाइम में वे बड़े बड़े कामों को चुटकियों में कर लेते हैं। परंतु ध्यान रहे कि हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। कई लोगों के लिए रात का समय उनका प्राइम टाइम होता है और कईयों के लिए उनका प्राइम टाइम दोपहर का हो सकता है। आपका प्राइम टाइम सुबह का हो या रात का, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका प्राइम टाइम कौन सा है, उसका आपको पता लगाना है। आपको आपका प्राइम टाइम कौन सा है उसका पता लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को इसी दौरान करें ताकि वे अच्छी तरह से और जल्दी हो सके। अपने प्राइम टाइम में छुटपुट काम करके उसे बर्बाद ना करें क्योंकि छुटपुट काम तो आप बाकी के समय में भी कर सकते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत यह है कि अपने प्राइम टाइम में काम करें। अध्याय 4, अपना टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों, जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना ज़रूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टेबल में आपको अपने पूरे 24 घंटे की योजना बनानी होती है। दोस्तों, अगला अध्याय है 5, अपना आर्थिक लक्ष्य बनाएं। दोस्तों, अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आपको कहाँ पर जाना है तो आप कहीं पर भी पहुँच नहीं सकते। जैसे कि अगर आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। उसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कोई मंजिल तय की हुई नहीं है तो आप वहाँ तक पहुँचने की योजना कैसे बना सकते हैं और उस दिशा में कैसे चलेंगे। अगर आप अपने जीवन में कुछ खास करना चाहते हैं तो आप ये जान लें कि लक्ष्य के बिना आपका काम नहीं चलेगा। हेमस्टर टेरर जी ने कहा था, लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं और कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं आपको एक स्पष्ट लक्ष्य का एक उदाहरण देकर समझाती हूँ जो लेखक सुधीर दीक्षित जी ने इस किताब में दिया हुआ है। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय के लिए भर्ती रही, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस साल में उस सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग दुगना सामान ज़्यादा बेचा और जब उसको उसके सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वो सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल कर सकता है, बशर्ते अगर उसके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो। इसलिए जीवन में अगर आपको कुछ बड़ा या खास करना है तो आपको अपना आर्थिक लक्ष्य बनाना होगा। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आपको पहले ये तय करना होगा कि आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं और फिर गणित की मदद से ये पता लगाना है कि इस धनराशि को कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है और उसे एक सामान को बेचने पर 50 रुपये का फ़ायदा होता है
तो गणित करना आसान है, तो उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। औसत का ये आंकड़ा जानने के बाद अब वह काम को टाल नहीं सकता। अब वह मूड नहीं होने पर और बोरियत का बहाना भी नहीं बना सकता, क्योंकि कागज़ पर अंकों का गणित उसको ये बता रहा है कि लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसे हर रोज़ इतना काम करना ही पड़ेगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल ये पता रहता है कि आपने कितनी प्रगति की है और ये संतोषजनक है या नहीं। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उसके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुगालते में रहते हैं। हमें अक्सर लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हमेशा आप ये याद रखें कि मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता है। सफलता पाने के लिए ये ज़रूरी है कि महत्वपूर्ण काम पहले किए जाएं। बाल्तेसर ग्रेशियन जी का कहना है कि मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है वही काम बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल करता है। दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों में फ़र्क सिर्फ समय का होता है। आप हमेशा याद रखें कि सफलता हमें महत्वपूर्ण कामों से मिलती है, ना कि महत्वहीन कामों से मिलती है। इसलिए आप अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों में ना गंवाएं। अध्याय 7, अपनी डेडलाइन तय करें। दोस्तों, डेडलाइन यानी कि आखिरी समय सीमा। डेडलाइंस दरअसल पुराने ज़माने में किसी जेल के चारों ओर खींची उस लाइन को कहा जाता था जिसके आगे जाने पर जेल के कैदियों को गोली मारी दी जाती थी। दोस्तों, आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा और करियर के तरक्की के अवसर जरूर चले जाते हैं। अगर किसी दूसरे की डेडलाइन नहीं है तो इससे बेहतर यही रहता है कि आप अपनी खुद की कार्यों की डेडलाइन तय करें। ये सोचें कि कोई काम कितने समय में किया जा सकता है। आपातकालीन स्थितियों के लिए थोड़ा मार्जिन रखें और अपनी डेडलाइन यानी कि काम पूरा करने की आखिरी तारीख तय कर लें। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उससे पहले ही काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। डेडलाइन तय करना एक ऐसी लाभकारी आदत है जिससे आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठा होगा कि आखिर डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज़्यादा तेज़ी से काम पूरा कर लेते हैं। तो इसका जवाब यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है, और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं। डेडलाइन से आप एक योजना बना लेते हैं और आप उस पर चलते हैं, खुद को अनुशासित करते हैं, और डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित रखती है, जिससे आप उस काम को समय सीमा में पूरा करने के लिए नए नए तरीके सोच सकते हैं। दोस्तों, आपने खुद अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपको डेडलाइन दे दी जाती है तो कि ये काम अमुक समय तक पूरा हो जाना चाहिए, तो आपके भीतर एड्रेनलिन का स्राव होता है और आपका आलस भी भाग जाता है। आपकी हर इंद्रिय सक्रिय हो जाती है और आप पूरा ध्यान केंद्रित करके काम में जुट जाते हैं। तब आप जानते हैं कि अगर ये काम दिए गए समय में पूरा नहीं हुआ तो आफत आ जाएगी। इसीलिए आप सुबह जल्दी उठते हैं और पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं और देर रात तक भी काम करने लगते हैं। आप उस समय कम सोते हैं और अपना काम कम समय बर्बाद करते हैं और आखिरकार उस काम को समय पर पूरा कर ही लेते हैं। तो इसीलिए आप डेडलाइन के महत्व को पहचानिए और उसका उपयोग करके अपनी क्षमता व गति को बढ़ा लें। आप जानते हैं अगले सिद्धांत के बारे में। अध्याय 8, सुबह जल्दी उठिए। इस अध्याय में लेखक सुधीर दीक्षित जी कहते हैं कि जो इंसान जल्दी सोता है वह जल्दी उठता भी है और उसके पास स्वास्थ्य, पैसा और बुद्धि भी रहती है। इस कहावत को आज के युग में जितना नज़रअंदाज किया गया है उतना किसी और कहावत को नज़रअंदाज नहीं किया गया। ये बात से मेरे अनुभव से जानता हूँ। कभी कभी रात को 2-3 बजे सुबह सोकर 8 या 9 बजे उठता था, और अगर आप आधी रात के बाद सोते हैं तो आप मेरी श्रेणी में आते हैं, ऐसा लेखक का कहना है। क्योंकि सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरे कामों के लिए समय रहता है, लेकिन अपने लिए समय नहीं रहता है। लोग आपको तर्क दे सकते हैं कि सुबह उठना उनके बस की बात नहीं है और रात की शांति में काम ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे उठने पर भी शांति ही रहती है और उसमें कम अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। मुख्य बात यह है कि उस समय काम की गति तेज होती है, क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताज़ा होते हैं। रात को ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और इसीलिए रात का समय दिमागी काम के लिए आदर्श नहीं होता है। आदर्श समय तो सुबह का ही रहता है।
जब वातावरण में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहता है। आपको यकीन ना हो तो सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे को उसी सड़क पर घूमकर देख लीजिए। सुबह उठने का सबसे बेस्ट समय है। सूरज उगने से 2 घंटे पहले उठें और सूरज डूबने के 2 घंटे बाद सो जाइए। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आपके पास समय ही समय रहता है। इस दौरान आप व्यायाम कर सकते हैं और पूरे दिन की योजना बना सकते हैं। उसी के साथ आप सबसे महत्वपूर्ण काम भी कर सकते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठें। अध्याय 9, मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि कुछ समय पहले जब मोबाइल नहीं थे तब भी हमारा जीवन अच्छी तरह से चल रहा था। ये भी विचार करें कि मोबाइल युग में कदम रखने के बाद से हमारा कितना सारा कीमती समय निरर्थक चीज़ों में बर्बाद होता जा रहा है। आज के युवा मोबाइल पर गाने सुनने, चैटिंग करने और बातचीत करने में इतने खोए हुए हैं कि उनके पास कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं रह गई है। उनको जहाँ खाली समय मिला तो उनका मोबाइल चालू हो जाता है। वे ये भी नहीं जानते कि मोबाइल फ़ोन उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अधिकांश मोबाइल फ़ोन्स में तो घातक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, जिससे कई प्रकार के खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए आप मोबाइल का जितना कम उपयोग करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मोबाइल हमारे समय में सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है, क्योंकि ये हमें महत्वहीन कामों से उलझा देता है और महत्वपूर्ण काम को करने से रोकता है। अध्याय 10, आलस्य से बचें। दोस्तों, अपना कीमती समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करते हैं और उस काम को टालते रहते हैं। अध्याय 11, अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ उठा लें। दोस्तों, आदर्श स्थिति तो यह रहती है कि आप कल की योजना को एक दिन पहले रात को बना लें। एक दिन पहले योजना बना लेने से आपको अवचेतन मन की शक्ति का लाभ मिलता है। ये साबित हो चुका है कि हमारे भीतर 2 मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन यानी कि वह मस्तिष्क जो सोचता है और जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं। दूसरी ओर हमारे भीतर अवचेतन मन भी होता है, जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन यह हमें जल्दी से और सही तरीके से काम को पूरा करने के लिए नए नए तरीके सुझा सकता है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि रात भर बहुत सोचने के बाद भी किसी सवाल का जवाब नहीं याद आ रहा था, लेकिन सुबह होते ही आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया? बिना सोचे सब कुछ सही हो गया। ऐसा आपके अवचेतन मन के कारण हुआ था। जब रात को आप और आपका चेतन मन दोनों सो रहे थे तो अवचेतन मन ने उस समस्या पर काम करना शुरू किया और सुबह होते ही जवाब आपके सामने पेश कर दिया। जो काम चेतन मन के लिए मुश्किल है वह काम अवचेतन मन चुटकियों में कर सकता है। इसलिए अवचेतन मन की शक्ति का लाभ उठाकर और एक रात पहले ही अगले दिन की योजना बना लें। तो इस तरह से इस बुक की समरी यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।